हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसका एक छोटा सा जो टॉपिक है वो बच गया था। तो आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक बचा था वो था गिडल एक्सपेरिमेंट। क्या था एक्सपेरिमेंट में, ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इमेज को देखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्यों किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था ताकि ये जान सके कि जो फूड का जो मूवमेंट होता है, फूड का जो परिवहन हो रहा है वो फ्लोएम से हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि किस प्रकार से फूड से जो फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और हमने क्या देखा था, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही क्या हो रही हैं, एक्टिवली हो रही हैं। और सीव ट्यूब में जो फूड ऊपर से नीचे या फिर कहीं भी मूव हो रहा है वो पैसिवली हो रहा है। यानी कि हमने देखा कि मीजोफिल सेल से, यानी कि जो लीफ मीजोफिल सेल से या फिर जो पत्ती से जो भोजन है जो फ्लोएम में जाता है वो किस प्रकार से जाता है, एक्टिवली जाता है। उसके बाद जो फ्लोएम से जो फूड है वो नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट होता है और उसके बाद वो जो फूड है अब वो कहाँ जाएगा, सिंक में जाएगा। सिंक यानी कि जहाँ पे फूड की आवश्यकता है या फिर जहाँ पे फूड को स्टोर होना है। ये कोई स्टेम हो सकता है, तना हो सकता है, कोई रूट यानी कि कोई जड़ हो सकती है। तो जब ये जो फूड है ये फ्लोएम से ऊपर से नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा था तो ये कैसा था, ये पैसिवली था, यानी कि यहाँ पे एनर्जी का यूज़ नहीं था। उसके बाद फूड जब सिंक में गया, यानी फिर से कहाँ गया, सिंक में गया, तो सिंक में क्या हो रही है, अनलोडिंग हो रही है। जब मीजोफिल सेल से जो भोजन था, ये मीजोफिल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, पत्ती में प्रेजेंट होती हैं। तो मीजोफिल सेल से जो फूड था वो फ्लोएम में गया, ये क्या थी, लोडिंग थी। किस प्रकार हो रही है, एक्टिवली हो रही है। उसके बाद कि जब फ्लोएम में जो फूड है वो नीचे की ओर आया तो कैसे आया, वो आया पैसिवली, यहाँ पे एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है। और जब फूड फ्लोएम से फिर से किसी सिंक सेल में गया, सिंक कहाँ पे था, जहाँ पे भोजन की आवश्यकता थी, चाहे वो स्टेम हो या फिर रूट सेल हो या फिर कोई अन्य सेल हो। तो यहाँ पे क्या हो रही है, भोजन की अनलोडिंग हो रही है और यहाँ पे फिर से क्या हुआ, एनर्जी का यूज़ हुआ था। ये हमने पढ़ा था किस प्रकार से फूड का जो ट्रांसपोर्ट है यानी भोजन का जो परिवहन है वो फ्लोएम से हो रहा है। तो फ्लोएम से ये जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है। इसे कौन यहाँ पे बताता है, गिडल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम यहाँ पे ये प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं कि फ्लोएम से ही क्या होती है, भोजन की का परिवहन होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आप इमेज देखेंगे। सबसे पहले आप इस वाले ट्री को देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, ये बार्क है, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ये बार्क है। और बार्क में ही, बार्क के अंदर ही जस्ट अंदर क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है। क्या किया गया, यहाँ पे एक कट लगाई गई, ये आपको क्या दिख रहा है, एक कट लगाई गया यहाँ पे। तो कट लगा के यहाँ पे क्या हुआ, हमने पूरी बार्क को भी रिमूव कर दिया, बार्क को भी हटा दिया। बार्क क्या होती है, ये जो पेड़ है, पेड़ की जो छाल है उसे हम बार्क कहते हैं। तो यहाँ पे पूरी छाल को भी हमने हटा दिया और ये जो फ्लोएम था उसे भी हमने हटा दिया। तो यहाँ पे क्या था, फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट था। अब अंदर क्या बचा, सिर्फ जाइलम बचा है। यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ जाइलम ही अंदर बचा है। हमने क्या किया, फ्लोएम को पूरी तरीके से हटा दिया, पूरी तरीके से रिमूव कर दिया, ये देखने के लिए कि अब यहाँ पे जो भोजन का जो परिवहन है वो ऊपर से नीचे किस प्रकार से होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फूड का जो फॉर्मेशन है, भोजन का निर्माण है, कहाँ पे होगा, पत्तियों में होगा। पत्तियाँ कहाँ लगेंगी, स्टेम से लगी हुई होंगी। यानी फूड है वो ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। यहाँ पे हम इंडिकेट, यहाँ पे ये दर्शित होता है कि जो फूड का जो यहाँ पे मूवमेंट है फ्लोएम से बाई डायरेक्शनल है, द्विदिशीय है। और भोजन का जो परिवहन है वो फ्लोएम से ही हो रहा है। क्या किया हमने अभी तक, हमने बार को रिमूव कर लिया है और फ्लोएम को भी रिमूव कर लिया है। हमारे पास बीच का सिर्फ पोर्शन बचता है जिसे हम जाइलम कहते हैं। जाइलम है यानी कि यहाँ पे पानी और मिनरल्स का तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो कुछ टाइम बाद हमने देखा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या हुआ, आप इस वाले पोर्शन को देखेंगे, दोनों को आप कंपेयर करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को भी, इस वाले पोर्शन को भी। आप क्या देखेंगे, ये जो एरिया है ये पूरा फूल गया है, इस प्रकार से ये फूल गया है। क्यों फूला है, क्योंकि ऊपर से जो भोजन आ रहा था वो यहाँ पे क्या है, स्टोर हो गया है। इस वजह से ये वाला पोर्शन क्या है, हमको फूला हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये जो रूट है यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं पाई जा रही है।
धीरे धीरे क्या देखा गया, जो रूट है यहाँ पे, जो जड़ है, जड़ की डेथ हो जाती है क्योंकि उसे फूड नहीं मिल रहा है। तो यही गिल्डल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या साबित होता है कि अगर यहाँ पे फ्लोएम नहीं था तो जो भोजन है वो ऊपर से नीचे नहीं आ पाया, इसलिए जो रूट है, रूट की क्या हो गई, डेथ हो गई। यहाँ पे कोई पहले तो ग्रोथ बंद हो गई, ग्रोथ बंद होने के साथ साथ धीरे धीरे जो रूट थी वो क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पे हमें ये देखने को मिला, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे भोजन था वो यहाँ पे एकत्रित हो गया। जैसे आप देखेंगे, एरिया अबव कर्ड एक्ट एज अ सिंक वेयर शुगर कलेक्ट। अब ये क्या है, एज अ सिंक यहाँ पे एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे भोजन ऊपर से तो क्या है, यहाँ पे पूरा हमारे पास फ्लोएम है, यहाँ पे भी फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी फ्लोएम प्रेजेंट है, सिर्फ बीच में नहीं है। यानी कि ऊपर से अगर भोजन को आना है तो यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं था तो जो भोजन आ रहा था वो यहाँ पे जमा हो गया था और ये जो भाग है ये हमें फूला हुआ नजर आया। इसी को हमने क्या कहा, गिल्डल एक्सपेरिमेंट कहा। ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, गिल्डल कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि गिल्डल एक्सपेरिमेंट में हमने अभी तक क्या क्या देखा। आप देखेंगे, गिल्डल एक्सपेरिमेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई टिश्यू थ्रू विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड। यानी कि हमें उस टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है, उस टिश्यू यानी उस ऊतक को पहचानना है जिससे भोजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, भोजन का परिवहन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ रिंग ऑफ बार्क, यानी कि जो पेड़ की जो बार्क थी, जो छाल थी, जिसमें क्या था, फ्लोएम भी प्रेजेंट था, इज रिमूव्ड फ्रॉम द वुड बाय अ टेक्निक नोन एज गिल्डलिंग। यानी कि क्या हुआ कि जो पेड़ था, पेड़ की जो छाल थी, पेड़ की छाल को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, उसमें जो फ्लोएम प्रेजेंट था वो भी हटा दिया गया और किस टेक्निक के थ्रू, गिल्डलिंग टेक्निक के थ्रू से हटा दिया गया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपने क्या देखा, सिंस द वुडी जाइलम पार्ट रिमेन इंटैक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिचेस द लीफ। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है तो यहाँ पे पानी और मिनरल्स का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता रहेगा। नेक्स्ट आपने क्या देखा, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द photosynthetic it is not transported to other parts below the girdle since the phloem part is removed। यानी क्या हुआ, जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन हुआ तो जो भोजन था जो ऊपर वाले पोर्शन में बना था वो नीचे नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे क्या था, बीच में यहाँ पे फ्लोएम क्या था, एब्सेंट था। उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो आप पढ़ेंगे, सो इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फोटोसिंथेट जस्ट अबव द गिर्डल रीजन। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो गिर्डल रीजन था, गिर्डल रीजन कौन सा है, जहाँ पे ये फ्लोएम की कटिंग हो रखी है, यही गिर्डल रीजन है। ये देखा गया गिर्डल रीजन के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे जो फूड था वो एक्यूमुलेट हो गया, यानी कि जमा हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, Thus, experiment shows that the phloem tissue ate the food transport। यानी कि जो फ्लोएम टिश्यू है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने क्या करना है, जो गिल्डल एक्सपेरिमेंट है पूरा इसे नोट करना है। साथ ही ये जो इमेज है इसे भी आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ से क्या है, फ्लोएम रिमूव हो गया, कुछ टाइम बाद देखा तो यहाँ पे फूड क्या था, जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। फिर क्या होती है, जो रूट है, जो जड़ है, जड़ की ग्रोथ बंद हो गई है क्योंकि उसे भोजन नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे जड़ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा प्लांट्स यानी जो पादप होते हैं उसमें किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि परिवहन होता है। उससे पहले हमने जाना कि प्लांट्स में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने पढ़ा, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर प्लस मिनरल्स का होता है, हॉर्मोन्स का होता है। इसमें हमने देखा कुछ जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ जो परिवहन होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं यानी एक दिशीय होते हैं, और कुछ होते हैं जो बाई डायरेक्शनल होते हैं यानी द्विदिशीय होते हैं। तो जब भी यूनी डायरेक्शनल का नाम आएगा, एक दिशीय का नाम आएगा, तो आपको क्या याद रखना है, जाइलम। जाइलम के थ्रू होने वाला जो परिवहन है वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। प्लस जाइलम से किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर प्लस मिनरल्स का हो रहा है।
सेकंड, जब भी बाई डायरेक्शनल यानी कि द्विदिशीय की बात आती है तो हम किसका नाम याद रखेंगे? फ्लोएम का नाम याद रखेंगे। फ्लोएम से क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लस यहाँ पे मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब भी यहाँ पे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा तो कहाँ से होगा? पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में होगा। और जब भी अवशोषण की बात आएगी, मिनरल्स के अवशोषण की बात, तो कौन करता है? यहाँ पे जाइलम करता है। तो ये जो चैप्टर है हमने इसे पूरा कवर कर लिया है। अब हम इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिसके माध्यम से जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही हमारा जो चैप्टर है पूरा वो रिवाइज होता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम उन टॉपिक को रिवाइज करते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? आपके पास क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट आंसर। आपको सही उत्तर चुनना है। एक स्टेटमेंट आपके पास दी जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सही आंसर को चुनना है। आपके पास स्टेटमेंट दी जाएगी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, ड्राई सीड कैप्ड इन वाटर ड्यू टू स्वेल ड्यू टू, यानी कि ड्राई सीड्स कैप्ड इन वाटर स्वेल ड्यू टू, यानी कि जो ड्राई सीड होता है, जो सूखा बीज होता है, जब भी हम उसे पानी में रखते हैं तो वो फूल जाता है। वो किस कारण फूलता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कि वो किस कारण फूलता है। सबसे पहला ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा फूलता है। सेकेंड है डिफ्यूजन, थर्ड है इम्बाइबिशन और लास्ट है नन ऑफ दीज। आपको देखना है कि आपने ये वाली जो स्टेटमेंट है कि आपने क्या किया, किसी सीड को वहाँ पानी में डाला और वो जो सीड था वो फूल गया, ये वाली जो स्टेटमेंट है आपने कहाँ पढ़ी है? आपको क्या करना है? क्वेश्चन नोट करना है, ऑप्शन नोट करने हैं और अपने ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी और आप मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करेंगे। और लास्ट में आपने देखना है कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। जब आप लास्ट में, हमारे पास हम 10 या 15 क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और आपको देखना है कि टोटल इन क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके सही हुए हैं। इसके द्वारा आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने जो चैप्टर है वो कितनी अच्छी तरीके से समझा है। चलिए, तो आपके पास जो आंसर आया होगा वो आया होगा सी। सी क्या है? यहाँ पे इम्बाइबिशन है। आपका जो आंसर है वो क्या है? सी, यानी कि इम्बाइबिशन। तो जब हमने इम्बाइबिशन के बारे में पढ़ा था तो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखे थे। एक तो हमने ड्राई सीड का एग्जाम्पल देखा था कि हम सीड को पानी में रख रहे थे और जो सीड है यानी कि जो बीज है वो फूल जा रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल हमने किसका लिया था? हमने वुड का लिया था, यानी लकड़ी का लिया था। जब भी आप देखोगे कोई लकड़ी है वो पानी में अगर है तो वो क्या करेगी? स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? इम्बाइबिशन कहा था। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या होगा? सी यहाँ पे होगा। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ साई। आपको बताना है साई की यहाँ पे यूनिट क्या है। ये जो साइन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं साई। और साई की आपको यहाँ पे क्या बतानी है? यूनिट बतानी है। आपके पास ऑप्शन है पास्कल, सेकंड है जूल, सी है न्यूटन और डी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या करना है? चारों पहले आप स्टेटमेंट नोट करेंगे, ऑप्शन लिखेंगे और अपने आंसर को यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखने से पहले सबसे पहले अगर आपको आंसर आता है तो सही है, आप अपने आंसर को टिक कर लेंगे। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो आप एक एक करके ऑप्शन को देखेंगे। आप देखेंगे इन चारों में से हमने किस वर्ड का यहाँ इस चैप्टर में यूज़ किया है। तो हम सबसे पहले नीचे से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमने यहाँ पे इस चैप्टर में कोई भी यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा। न्यूटन का भी हमने यूज़ यहाँ पे नहीं किया और जो जूल है उसका भी यहाँ पे हमने जो नाम है इसका यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है। हमने पास्कल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। इट मीन्स जो साई की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? पास्कल यहाँ पे होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हमारे पास क्या आया? ए आया। दोनों ही आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 3।
क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज ड्यूरिंग इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर। यानी कि आपको बताया गया है जो एटमोसफेयर है, जो हमारा वातावरण है, जब भी हमारे एटमोसफेयर में, हमारे वातावरण में नमी इंक्रीज होती है, यानी कि क्या हो रही है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बढ़ती है, तो इन चारों में से क्या यहाँ पे घटता है, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इनमें से क्या चीज़ घटेगी। ऑप्शन में है ट्रांसपीरेशन, सेकंड है फोटोसिंथेसिस, सी है रेस्पिरेशन और लास्ट है ग्लाइकोलिसिस। आपको बताना है कि जैसे जैसे हमारे जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे नमी बढ़ती है तो इन चारों में से कौन सी प्रोसेस है जो घटेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इन चारों की डेफिनेशन क्या है, यानी कि ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, यानी कि ट्रांसपीरेशन होगा। क्या होता है ट्रांसपीरेशन, आपने पढ़ा है किसी भी प्लांट से जो पानी की जो हानि होती है वेपर की फॉर्म में, यानी कि किसी भी प्लांट से, किसी भी पौधे से पानी की भाप के रूप में होने वाली जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या होता है ट्रांसपीरेशन में, जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा से जो पानी होता है वो वेपर यानी कि भाप की फॉर्म में निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, ट्रांसपीरेशन कहा। तो जब आप पढ़ रहे थे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में आप पढ़ रहे थे, आपने क्या देखा कि स्टोमेटा में क्या है, स्टोमेटा के अंदर भी पानी गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा जो लीफ है, लीफ के बाहर यानी पत्ती के बाहर जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एटमोसफेयर है, वहाँ पे भी पानी क्या होता है, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या हमने यहाँ पे देखा था, हमने देखा ये एक लीफ है, यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा है, ये हमारी पत्ती है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो पानी है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, H2O प्रेजेंट है और किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, और बाहर भी क्या है, H2O प्रेजेंट है और गैस की फॉर्म में है। यानी कि वातावरण में क्या है, जो नमी होती है, क्यों होती है, क्योंकि पानी प्रेजेंट होता है, पानी यहाँ पे उपस्थित होता है गैसेस की फॉर्म में, इसीलिए हमारे वातावरण में क्या होती है, नमी होती है। अब क्या होगा, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये किसने कवर कर रखा है, इस पानी ने कर रखा है। और यहाँ पे ये जो अंदर का जो पानी है, जो गैस की फॉर्म में है, ये तभी बाहर निकल पाएगा जब यहाँ का जो पानी है वो यहाँ से हटेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से हवा आई और इस पानी को उड़ा करके कहीं और लेके चली गई। हवा ने क्या किया, इस पानी को, ये जो गैसेस की फॉर्म में था, यहाँ से उड़ाकर यहाँ लेके चला गया, जगह खाली हो गई है। अब जब जैसे ही जगह खाली हुई, ये पानी बाहर आ गया, किसकी फॉर्म में आया, गैसेस की फॉर्म में ही आया। यहाँ पे क्या हो गया, जो अंदर का जो पानी था वो बाहर आ गया। लेकिन क्या हो, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो, नमी यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो, पानी गैसेस की फॉर्म में होगा और यहाँ पे कोई भी हवा नहीं चल रही है, यानी कि बहुत सारा पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जमा होंगे, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा होंगे पानी के, तो वो यहाँ से जो जगह है वो खाली नहीं करेंगे। अब अगर ये पानी यहाँ नहीं जाएगा, यानी ये जो पानी गैसेस की फॉर्म में बाहर प्रेजेंट है, अगर यहाँ से नहीं हटेगा तो क्या होगा, जब तक ये पानी नहीं हटेगा तब तक ये पानी बाहर नहीं आएगा, और जब तक ये पानी बाहर नहीं आएगा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब नमी बढ़ती है तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। अब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या है, ए है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, 2 types of molecules cross the membrane in the same direction, it is called। अब आपको क्या बताया गया है कि 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं, या 2 प्रकार के पदार्थ हमारे पास आते हैं जो एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली को पार कर रहे हैं, एक ही दिशा में पार कर रहे हैं। क्या बोला है, 2 types of molecules cross the membrane in the same direction, यानी कि एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में पार कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज, आपको किस प्रकार के यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है,
ये एक मेम्ब्रेन है, दो मॉलिक्यूल्स इसी दिशा में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गति कर रहे हैं, दोनों ही मॉलिक्यूल एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, मल्टीपोर्ट। चारों में से आपको बताना है कि इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं। तो आपने पढ़ा है यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा है? आपका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट यानी कि एक ही समान की दिशा में ये क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे यूनिपोर्ट की बात आती है, हमने कहा अगर यहाँ पे यूनिपोर्ट की बात आती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो प्लाज्मा, ये जो मेम्ब्रेन है और एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे गति कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे यूनिपोर्ट। अगर हम कहेंगे सिम्पोर्ट तो सिम्पोर्ट यहाँ पे है, सिम्पोर्ट में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, दो मॉलिक्यूल एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, उसे हमने कहा सिम्पोर्ट। अगर बात करें एंटीपोर्ट की तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल इधर की ओर गति कर रहा है और एक मॉलिक्यूल इधर की ओर गति कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीपोर्ट। तीन प्रकार के हमने गति यहाँ पे पढ़ी थी। सबसे पहला यूनिपोर्ट यानी एक मॉलिक्यूल है और एक ही दिशा में गति कर रहा है, उसे हमने क्या कहा, यूनिपोर्ट कहा। उसके बाद हमने कहा सिम्पोर्ट यानी कि दो मॉलिक्यूल है एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, सिम्पोर्ट हमने उसे कहा। उसके बाद हमने कहा एंटीपोर्ट यानी कि एंटी यानी कि अलग अलग दिशा में यहाँ पे गति हो रही है, एक इधर को गति कर रहा है और एक इधर को गति कर रहा है, उसे हमने क्या कहा, एंटीपोर्ट कहा। तीनों प्रकार के जो गतियां हैं वो हमने पढ़ी हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। तो दोनों आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है डिफ्यूजन रेट इज अफेक्टेड बाय। डिफ्यूजन को हमने क्या कहा था, विसरण कहा था। क्या होती है विसरण? कोई भी जो चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, वो क्या कर रहा है, उसके जो विसरण होने की जो प्रक्रिया है, विसरण यानी कि अगर हम सामान्य भाषा में विसरण को कहें तो विसरण यानी बहना, यानी विसरण जो होता है वो कहाँ किस प्रकार से होता है, आपको सबसे पहले डिफ्यूजन की यानी कि विसरण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आपको बताया जा रहा है जो विसरण है, जो डिफ्यूजन है, उसका जो रेट है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि जो बह रही है कोई भी जो चीज़ है, कोई भी द्रव्य है, कोई भी गैस है जो बह रही है, उसके बहने का जो रेट है वो इन चारों में से किसके द्वारा इफेक्ट होता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है। प्रभावित यानी कि इनमें से कौन कौन से जो फैक्टर हैं उसे प्रभावित कर रहे हैं, उसे यानी डिफ्यूज़न को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन में सबसे पहला है टेम्परेचर, सेकंड है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सी है ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन और लास्ट है ऑल ऑफ अबव। यानी जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो डिफ्यूज़न की रेट को प्रभावित कर रहा है। सेकंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी यानी कि जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, परमेबिलिटी क्या होती है कि जो झिल्ली से आर पार जाने की जो प्रोसेस होती है, आर पार जाने की जो स्ट्रेंथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि वो जो भी पदार्थ है उसकी सांद्रता पे क्या करता है, इसकी जो सांद्रता होती है वो डिफ्यूज़न के रेट को प्रभावित करती है, या ये जो सभी होते हैं वो कंसंट्रेशन जो डिफ्यूज़न है उसके रेट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे टेम्परेचर। अब हमने क्या पढ़ा था, कोई भी चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे विसरित हो रही है। जैसे हम गैसेस का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या देखा, हमने एक जगह अगरबत्ती जलाई थी और वो जो अगरबत्ती की जो खुशबू थी वो धीरे धीरे फैल के पहले एक रूम में फैली, उसके बाद आगे गई, फिर आगे गई और आगे विसरित होती चली गई। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हमने कहा कुछ इस प्रकार से जो विसरित हो रहे हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे अगर हम गैसेस की बात करें, हम लिक्विड की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, विसरण क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी अन्य लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, इनमें गति हो रही है। गति क्यों हो रही है, क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा प्रेजेंट है, उनमें गतिज ऊर्जा वहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं।
तो क्या होता है, अगर आप, मैंने आपको बताया था, अगर आपने पानी के ग्लास को टेबल पे रखा और उसे शांत छोड़ दिया, हम देखते हैं कि जो पानी है वो एकदम शांत है, लेकिन वो शांत नहीं रहता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फिर भी गति होती रहती है। क्यों गति हो रही है? गतिज ऊर्जा के कारण हो रही है। अब क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स का हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया। क्या होगा तापमान बढ़ाने से? इन्हें और एनर्जी मिल जाएगी। अब अगर और एनर्जी मिल रही है तो ये क्या करेंगे, और तेजी से गति करेंगे। जब हम खाना खाते तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम भूखे थे, हमारी एनर्जी बहुत कम थी, हम काम नहीं कर पा रहे थे, हमने खाना खाया, हम एक्टिव हो जाते हैं और हम तेजी से कार्य करने लगते हैं। वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या थी, गतिज ऊर्जा थी, थोड़ा कम ऊर्जा थी। अब जब तापमान इन्हें मिला तो तापमान से इन्हें एनर्जी ज़्यादा मिल गई। इसका मतलब ये बहुत जल्दी से अब क्या करेंगे, मूव करेंगे, तेजी से विसरित होंगे। यानी कि टेम्परेचर भी क्या करेगा, इसके रेट को अफेक्ट करेगा, बढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रहा है। कोई कम करते हैं, कोई अधिक करते हैं, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रहे हैं। यानी टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या करेगा, अपना प्रभाव डालता है। अगर हम मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की बात करें, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन क्या होती है कि मेम्ब्रेन से आर पार जाने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव होती है। यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्ट करेगी कि उस मेम्ब्रेन में से कौन पार कर सकता है, कौन पार नहीं कर सकता है। तो अगर डिफ्यूज़न हो रहा है, अगर विसरण हो रहा है, किसी मेम्ब्रेन के आर पार अगर विसरण हो रहा है, तो वो देखे, जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्ट करती है कि ये जो मटेरियल है ये किस प्रकार का मटेरियल है। यानी कि जो डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न से पहले मेम्ब्रेन वहाँ पे देखेगी कि किस प्रकार का जो मटेरियल है वो क्रॉस हो रहा है वहाँ पे। यानी कि जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी यहाँ पे क्या करेगी, डिफ्यूज़न रेट को प्रभावित करेगी। ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि जो वहाँ पे जो सांद्रता है, तो सांद्रता हमने क्या देखा, विसरण कब होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। जितना अधिक कंसंट्रेशन होगा, जितनी अधिक सांद्रता होगी, उतना ही अधिक यहाँ पे क्या होगा, विसरण की प्रक्रिया होगी। इसका एग्जाम्पल हम पानी से लेते हैं। आपने क्या किया, आपने एक पानी के ग्लास को नीचे गिरा दिया, वो पानी की जो विसरण की जो दर होगी, आप पहले उसे देखेंगे। अब आपने क्या किया, बहुत बड़ा मटका ले लिया और उसके पानी को गिरा दिया। अब वो जो पानी विसरित हो रहा है, अब दोनों के को कंपेयर करेंगे। जो ग्लास का पानी था उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, कम थी। जो मटके का पानी था उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो अधिक थी। तो अब देखेंगे कि जो मटके का जो पानी वो बहुत तेजी से क्या करेगा, वहाँ पे विसरित होगा, तेजी से वहाँ पे डिफ्यूजन रेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये भी प्रभावित कर रहा है। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी। सारी ही चीजें क्या कर रही है, डिफ्यूजन रेट को यहाँ पे प्रभावित कर रही हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है डी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है सेल श्रिंक इन डैश सॉल्यूशन। यानी जो सेल है, जो कोशिका है, वो संकुचित हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, किस प्रकार के सॉल्यूशन में? ऑप्शन है आइसोटोनिक में, बी है हाइपोटोनिक में, सी है हाइपरटोनिक में, डी है हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक में। यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। क्या होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? हमने कहा कोशिका है, कोशिका की अपनी एक सांद्रता है, फिर हमने उस कोशिका को किसी एक सॉल्यूशन में रख दिया, उसकी भी एक सांद्रता होगी। तो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, इसमें जो सोल्यूट होता है, जो विलेय होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अधिक होगी। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि जो हाइपरटोनिक की जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है वो अधिक होगी। सेल श्रिंक इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो सेल वहाँ पे क्या होती है, संकुचित हो जाती है, क्योंकि ये अपना जो वहाँ पे लिक्विड है वो खो देती है, इसीलिए वो जो सेल है वो संकुचित यहाँ पे हो जाएगी। क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, ऑस्मोसिस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन की, तो हमने कहा था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। बट यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। दोनों ही आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे? इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर द वाटर पोटेंशियल। अब आपको पूछा गया है, एक प्योर वाटर है हमारे पास, एक प्योर वाटर है यानी कि शुद्ध जल है। उस जल का हमने क्या किया, एक तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे काम करता है, यानी कि जो नॉर्मल जो दाब है, जो नॉर्मल दाब है एक तो वो वहाँ पे काम करता है। एक हमने क्या किया, हमने वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर लगा दिया, यानी एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे लगा दिया, जो बाहरी जो दाब था वो लगा दिया। अब हमें बताना है कि उस शुद्ध जल का जो वाटर पोटेंशियल है, जल विभव है, वो क्या है। क्या आपको यहाँ पे कंडीशन दी गई है? ये क्या है, ये एक बीकर है और यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल है। अब हमने क्या किया, यहाँ से प्रेशर पुट किया है। प्रेशर यानी कि हमने दाब यहाँ पे डाला है। एक तो दो प्रकार के दाब यहाँ पे काम कर रहे थे। एक तो क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जिसे हम नॉर्मली क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, या फिर हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 है। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर डाल दिया, बाहर से एक दाब यहाँ पे डाल दिया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वाटर पोटेंशियल हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आते हैं। इंक्रीज, सबसे पहला है कि बढ़ेगा। सेकंड है डिक्रीज यानी कि घटेगा। नेक्स्ट है रिमेन सेम यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। लास्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट अफेक्ट वाटर पोटेंशियल, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वाटर पोटेंशियल को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता है। क्या होगा यहाँ पे, ये आपको देखना है। हमने जब वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था वाटर पोटेंशियल को कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ए यानी कि इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुआ, हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो गया, वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर को डालेंगे किसी शुद्ध पानी में, हमने यहाँ पे अगर एक्सटर्नल प्रेशर डाला तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद हमने कहा था किसी भी अगर हमने पानी में क्या किया, वहाँ पे सॉल्यूट ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कम हो जाएगा। आपको 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो हमने देखा कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है वाटर पोटेंशियल पे। प्रेशर ने जब हमने डाला तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। और जब हमने यहाँ पे सॉल्यूट यानी कुछ विलय, हमने कुछ घोल दिया, यहाँ पे कुछ मिक्स कर दिया, वो क्या करता है, वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है, यानी कि कम कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा इंक्रीज, यानी कि हमने क्या कर दिया, जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर किसी शुद्ध पानी पे लगाया तो उसका जो वाटर पोटेंशियल था वो इंक्रीज हो गया। तो ये जो आंसर है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से जो आपके डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।